योगी आदित्यनाथ अब सिर्फ यूपी का नहीं बल्कि देश का एक ऐसा चेहरा हो गए हैं जिन्हें बीजेपी जहां इस्तेमाल कर ले वो वहां काम कर जाते हैं, वो वहां बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो जाते हैं। योगी जहां चले जाते हैं अपनी छाप कुछ ऐसी छोड़ते हैं कि हर कोई उनका कायल हो जाता है। बाकी राज्य कौन सा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बिहार में ही देख लीजिए, योगी पहुंचे तो थे लोकनायक की जयंती पर आयोजित बड़े जलसे में। जयप्रकाश नारायण की जयंती थी और बिहार डूबा हुआ था पूरे सियासी रंग में। जेपी की जन्मभूमि पर सियासी दिग्गजों का जमघट लगा था। जयंती का कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से आयोजित किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले 20 दिन में बिहार के 2 चक्कर लगाए हैं और उसके बाद इस बार तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पहुंचे थे। शाह की बिहार में इतनी दिलचस्पी, वो भी योगी को लेकर, कहीं तो कुछ ऐसा है जो बीजेपी के मन में है, जो कि घातक हो सकता है बिहार की महागठबंधन सरकार के लिए। बिहार बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, बिहार बीजेपी के सभी सांसद, विधायक, बिहार से ताल्लुक रखने वाले सभी केंद्रीय मंत्री और सबसे मुख्य योगी आदित्यनाथ जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर बिहार में इकट्ठे हुए थे। और इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि योगी के ही चेहरे पर बीजेपी फिर एक बार बिहार में कोई बड़ा खेला खेलने के मूड में है, जैसे जंग का ऐलान करने के लिए ही इकट्ठे हुए हों। और फिर योगी ने भी तो बिहार सरकार की कमजोर नस दबाने में जरा भी देर नहीं लगाई। उन्होंने जहां बिहार में अपराध की चर्चा की तो वहीं साथ में काम करने की भी इच्छा जता दी। योगी ने लोगों को बाढ़ से निजात दिलाने का अपना यूपी में किया गया प्रयोग याद दिला दिया। योगी ने बताया, बाढ़ को रोकने के लिए नदी में ड्रेजिंग कार्यक्रम चलाने की जरूरत है, जिससे नदियों का पानी तेजी से निकल जाए। यूपी में साल 2017 के पहले 38 जनपद थे जहां भीषण बाढ़ आती थी। आज केवल 3 से 4 जनपद ऐसे हैं जहां बाढ़ आ पाती है। इसी तरह कई और मुद्दों पर नीतीश कुमार को घेरते हुए योगी और शाह ने बीजेपी सरकार की कई उपलब्धियों का बखान किया, जिससे माना गया कि योगी को जो बिहार में लाया गया था वो बीजेपी की किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी वैसे भी बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाती। वहीं अमित शाह ने अपने संबोधन की शुरुआत में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को निशाना बनाते हुए साफ लफ्जों में जनता से अपील कर दी कि ऐसी आवाज लगाओ कि कांग्रेस की गोद में जाकर बैठे लोगों का हृदय कांप जाए। मित्रों, आज मैं बिहार की जनता को पूछने चाहता हूं, जो जेपी का नाम लेकर जेपी आंदोलन से उपजे नेता आज कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं केवल और केवल सत्ता के लिए, उसके साथ आप सहमत है क्या? जरा जोर से बोलिए, सहमत है क्या? ये जयप्रकाश के सिद्धांतों की राजनीति है, ये जयप्रकाश का बताया हुआ मार्ग नहीं। जयप्रकाश जी ने जीवन भर सत्ता के लिए कुछ नहीं किया, पूरा जीवन सिद्धांत के लिए। सुनिए आपने अमित शाह की दहाड़ महागठबंधन के खिलाफ, तो कुछ इसी तरह से धीरे धीरे बीजेपी शाह और योगी के माध्यम से बड़ा खेला करने के मूड में दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि पहले 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये बीजेपी की तैयारी है जो शुरू हो चुकी है। बिहार को जीतने की कोशिशें बीजेपी ने काफी पहले से ही शुरू कर दी है। जानकार बताते हैं, बिहार में अल्पसंख्यक वोटर ज्यादा है। सीमांचल में अल्पसंख्यकों की आबादी 75% से ज्यादा है। अमित शाह का अचानक सीमांचल का दौरा कोई हंसी खेल नहीं है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार ये सीमांचल के वो जिले हैं जहां ज्यादा वोटर महागठबंधन के हैं। तभी तो अमित शाह ने पहले सीमांचल को साधा, महागठबंधन के परंपरागत वोट में सेंध लगाने की कोशिश शुरू की। उसके बाद वो दूसरे दौर में सीधे जेपी के गांव ही पहुंच गए, वो भी योगी को साथ लेकर, जिससे बिहार की जनता पर बीजेपी का ज्यादा प्रभाव बनाया जा सके। बीजेपी आलाकमान भी तो जानता है कि बिहार में बीजेपी के पास योगी के कद का कोई नेता नहीं है। महागठबंधन के सर्वे सर्वा बने लालू और नीतीश को फ्रंट फुट पर आकर जवाब देना बीजेपी के कई नेताओं के बस की बात नहीं है। सुशील मोदी भी इन दिनों हाशिए पर ही चल रहे हैं। वहीं योगी का कद तो अभी लालू और नीतीश से भी ऊपर हो गया है। इसी को बीजेपी इस्तेमाल कर बिहार में झंडा बुलंद कर देना चाहती है, विजय पताका लहरा देना चाहती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या योगी के चेहरे पर बिहार में बीजेपी खेला कर पाएगी? महागठबंधन की सरकार को उखाड़कर फेंक पाएगी? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मित्रों, आज मैं बिहार की जनता को पूछने चाहता हूं, जो जेपी का नाम लेकर जेपी आंदोलन से उपजे नेता आज कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं केवल और केवल सत्ता के लिए, उसके साथ आप सहमत है क्या? जरा जोर से बोलिए, सहमत है क्या? ये जयप्रकाश के सिद्धांतों की राजनीति है, ये जयप्रकाश का बताया हुआ मार्ग नहीं। जयप्रकाश जी ने
जीवन भर सत्ता के लिए कुछ नहीं किया, पूरा जीवन सिद्धांत के लिए। और आज 5-5 बार सत्ता के लिए पाला बदलने वाले लोग बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। बिहार की जनता को तय करना है कि जयप्रकाश के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाली, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए या जयप्रकाश के रास्ते से भटककर सत्ता के लिए समाधान करने वाली एक गठजोड़ की सरकार चाहिए। मित्रों, आने वाले दिनों में जेपी के सिद्धांतों के कई लोग, अनुयायी युवा पैदा हो, इसके लिए स्मारक बनाने का विचार नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। मैं बधाई देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं भाई वीरेंद्र मस्त जी को, जिन्होंने ट्रस्ट के अध्यक्ष के नाते इसके पीछे पड़कर इसको पूरा करने का काम किया है। और आज जेपी के सिद्धांतों के लिए उन्हीं के जन्म के गांव के अंदर एक बहुत बड़ा स्थानक बना है। यहां पर रिसर्च सेंटर भी बनने वाला है, यहां पर फैकल्टी की रहने की सुविधाएं भी बनने वाली है, यहां पर विद्यार्थियों की रिसर्च की सुविधा भी रहने की बनने वाली है। और जेपी का सिद्धांत, ग्रामीण विकास का सिद्धांत, ये सिद्धांत को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसका हमेशा के लिए ये बहुत बड़ा स्थान बनने वाला है। मित्रों, जयप्रकाश जी ने ढेर सारे क्षेत्रों में, चाहे सहकारिता का हो, चाहे ग्रामोत्थान का हो, चाहे सर्वोदय का हो, हर क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। आज जेपी की जन्म जयंती है। पूरे देश भर में लोग जयप्रकाश जी को याद कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार वीरेंद्र जी को बात कर मेरी बात समाप्त करना चाहता हूं कि वीरेंद्र जी, ये यात्रा को यहां तक तो ले आए हैं, इसको लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए लगे रहिएगा। जेपी के सिद्धांतों को अगर हम जिंदा रखेंगे तो उसी में से आगे पर देश को चलाने की, देश को आगे बढ़ाने की युवा शक्ति प्राप्त होगी। मैं फिर से एक बार सभी का धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर जयप्रकाश अमर रहे के नारे लगाएंगे। मेरे साथ बोले, जय प्रकाश, जेपी, जय प्रकाश, वंदे वंदे, भारत माता की।